वेलकम टू एवीकेएस। एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, जो अभी जो भी कोई होगा जो सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस है, उन सबके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है ये वाला 300 डेज स्ट्रैटेजी फॉर सीएपीएफ एग्जाम 2024। आई एम अ सीरियस कैंडिडेट एंड आई मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द वे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मैं कैसे प्रिपरेशन करने वाला हूँ, वो प्रिपरेशन पेपर 1 का भी है और वो प्रिपरेशन पेपर 2 का भी है, जो कि दोनों प्रिपरेशन पैरेलल होने चाहिए। और पेपर 1 के प्रिपरेशन भी में भी जो मुझे लगता है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट प्रिपरेशन, ये भी समझना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें करनी है, 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, वॉच टिल एंड, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस एग्ज़ाम को ठीक से समझूँ। जो चीज़ मुझे करना है, जो चीज़ मुझे क्रैक करना है, जो चीज़ मुझे ओवरकम करना है, जिस के साथ मुझे लड़ाई में जीतना है, उस दुश्मन को समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी क्या क्या ताकत है और मुझे कहाँ फाइट करना है ना। तो मुझे अपने आप को कितना स्ट्रेंथन करना है ताकि मैं बिल्कुल मतलब हार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इसी को तो बोलते हैं ना प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता किताब लेके आया पढ़ लिया। प्रिपरेशन का मतलब होता है मैं अपने आप को ऐसे बनाऊँ कि इस एग्ज़ाम को मैं आराम से ओवर कर पाऊँ। हूँ मैं वही, लेकिन अपने आप को उस वर्जन मेरा जो है वो चेंज करूँ, उसको बोलते। तो प्रिपरेशन इज माय ओन प्रिपरेशन। मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन। या बिफोर आई गो अहेड, आई जस्ट लेट यू नो कि ये जो हमारी फाउंडेशन बैच है, ओएलपी बैच है और फाउंडेशन बैच है। सो ये जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इट। अगर आप सीरियस है और आपको लगता है कि यार सर मुझे नहीं पता है चीज़ें और आई जस्ट वॉन्ट टू क्वालिफाई बाई एनी मीन्स एंड वी आर देयर फॉर यू, राइट। So you can join our batches and you can make a difference to your life and career. Okay. So before we go ahead with the actual कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं in this video, let me tell you 3 things first. Let me clarify these 3 things. जो मैंने अभी बोला वो ये है कि मुझे लगता है कि प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन मतलब मैं बस पढ़ रहा हूँ नहीं। तो प्रिपरेशन में मतलब ऑब्वियसली पढ़ना इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। पढ़ना एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ना, रिवाइज करना, नोट्स बनाना। लेकिन कभी कभी ना एक कोई चीज़ पढ़ ली, उसका नोट्स बना लिया, अब मुझे लगता है वो टास्क हो गया। अरे भाई जो आपने बनाया है वो जाके कहीं सबमिट नहीं करना यूपीएससी को। देखिए सर हमने काम कर दिया है, वो हमको पोस्ट दे दो। यूपीएससी क्या करेगी, आपने कितना नोट्स बनाया उसका क्या करेगी यूपीएससी? यूपीएससी को कोई लेने देना नहीं है। यूपीएससी को पता भी नहीं आपने कितने नोट्स बनाए। आप क्या हो, आपका प्रिपरेशन कितना है, आपका लेवल क्या है, वो यूपीएससी को कहाँ दिखता है? उनके पास अपना एक ये है कि पेपर 1 में आपको कितने मार्क्स मिले, पेपर 2 में आपने क्या झंडे गाड़े हैं, वो यूपीएससी देखेगी और उनको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन क्या है। आपने कितने नोट्स बनाए उनको नहीं पता। तो आई एम नॉट अगेंस्ट नोट्स, नोट्स बनाना ही है, लेकिन मुझे लगता है मैंने कोई चीज़ 2 बार पढ़ ली, फिर मैंने नोट्स बना दिया, काम खत्म हो गया। अरे भाई दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ये प्रिपरेशन है। मैंने पढ़ा, अंडरलाइन किया, समझा, 2 बार पढ़ा, फिर समझा, फिर नोट्स बनाया। लेकिन जो मैंने बनाया है उसको बार बार मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। अगर उसको मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा तो वो मुझे याद नहीं रहेगा। मैंने कोई चीज़ जनवरी में पढ़ी है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे अगस्त महीने में जब एग्ज़ाम है तब याद आएगी, ऐसा नहीं होता है बॉस। सो यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू रिहर्स इट वॉट एवर यू आर डन। एंड नॉट ओनली पेपर 1, पेपर 2 भी बार बार आपको लिखना पड़ेगा। कितने सारे एसेज लिखने पड़ेंगे, आपको आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, है ना। तो तभी चीज़ें बदलेंगी। तो आप पढ़ते हो, नोट्स भी बनाते हो, रिविजन भी करते हो, इसके बावजूद जो आपने सब कुछ किया है उसको बार बार, ये तो रिहर्स वाला जो चीज़ है ना, ये तो पेपर 2 के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट है। रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने आप ऐसे लिखोगे, और सिर्फ बहुत सारे ऐसे लिखना इज नॉट रिहर्सल। एक ऐसे लिखा लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये नहीं है, वो लेवल नहीं है, तो उसको ठीक से पढ़ना, क्या क्या लूप होल्स है वो देखना, उसको वापस लिख के देखना, फिर और एक बार लिख के देखना। दिस इज रिहर्सल, दिस इज द रियल प्रिपरेशन। इसको बोलते कि काम करना, एक्चुअली काम करना। तो रिहर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन केस ऑफ पेपर 2, ठीक है। और तीसरा है एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो 2 चीज़ों का करना है। एग्जाम का एनालिसिस करना है, जिसके लिए आपको इस्तेमाल करने हैं PYQ, जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। एग्जाम का एनालिसिस कैसे करूंगा मैं, कि क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। पॉलिटी का किताब मेरे पास है, अच्छा ओके, ये पार्लियामेंट है, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे वो चैप्टर
अब मेरा हो गया, ये मैं जब डिक्लेयर करता हूँ तो उसके पहले मैंने क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस निकालने चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें से कितने मेरे सही आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। सो एनालिसिस जो है वो क्वेश्चन पेपर का करेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि एग्जाम क्या है, मेरा जो एनिमी है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो तभी समझ में आएगा जब एनालिसिस करेंगे एग्जाम का। और दूसरा एनालिसिस किस चीज़ का करना है, वो करना है मेरा खुद का, मेरे खुद के प्रिपरेशन का, जो कि करते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट, राइट। आपको एनालिसिस करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दिसंबर मंथ में आई एम प्रिपेयरिंग और मुझे लगता है मेरा सही चल रहा है, फिर थोड़ा सा मॉक टेस्ट देता हूँ, कुछ मार्क्स कम आते हैं, किसी को अच्छा आते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो लगता है यार मुझे लग रहा था कि ये मेरा बेस्ट है, लेकिन ये मेरा बेस्ट नहीं है। फिर और थोड़ी ताकत लगाते हो, नेक्स्ट गियर डालते हो, तब और बेहतर प्रिपरेशन करते हो, फिर वही फरवरी मार्च में और थोड़ा बेहतर, फिर अप्रैल में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जून जुलाई में तो अलग ही लेवल है, अगस्त में तो एग्ज़ाम है। तो जो मेरा लेवल है जून में, अगर उस लेवल तक मैं जा सकता हूँ, इसका मतलब वो मेरा पिक है, उस लेवल पे मैं जा सकता हूँ। तो मैंने अपना एनालिसिस करना चाहिए कि मैं सही मायने में ऑनेस्टली, और पता है हम लोग ये ना घंटे के आर से प्रिपेयर करते हैं, इतने घंटे प्रिपरेशन करना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी द टारगेट। टारगेट शुड बी मुझे आज हिस्ट्री इतना करना है, ज्योग्राफी उतना करना है, ये मैंने सेट कर दिया है, और उसको स्ट्रेच करना है जितना हो सके। फिर पेपर 2 का भी प्रिपरेशन करना है पैरेलली, उसके हिसाब से फिर कितने घंटे लगते हैं वो मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे अपने आप का भी तो एनालिसिस करना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितना देर मैं बैठ पाता हूँ, कितना देर नहीं बैठ पाता हूँ, कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, कितना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एम आई ऑन द राइट ट्रैक। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन के अलावा, क्या वो मेरे एग्जाम के लिए हेल्प कर रही है? अगर नहीं कर रही तो मैं वो चीज़ क्यों कर रहा हूँ? एम आई कम्प्लीटली मैड फॉर दिस एग्जाम? क्या पूरी तरह से मैं उसी में इन्वॉल्व हो गया हूँ? अगर ये नहीं सच है तो फिर कैसे क्रैक होगा? तो अपने आप का एनालिसिस भी करना है, प्रिपरेशन का एनालिसिस करना है, मैं कौन से लेवल पे हूँ। अच्छा, कुछ हद तक तो हम आपको हेल्प करते हैं आपका एनालिसिस समझने में। पेपर 2 के मॉक टेस्ट आप लिखते हो, वो आपको चेक करके मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि वेयर आई एम गेटिंग रॉन्ग, मुझे कहाँ मार्क्स मिल रहे हैं। तो वो एनालिसिस तो ही विल डू इट फॉर यू, बट एनालिसिस नीड्स टू बी डन ना। मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल दिस प्रिपरेशन फेज, क्योंकि बाकी भी तो लोग हैं ना। देखिए, अज्यूम करके चलो कि आप बहुत ऑनेस्ट हो और बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो मुझे सिर्फ बेहतर प्रिपरेशन नहीं करना, मुझे सबसे बेहतर प्रिपरेशन करना है, तब जाके आई कैन इंश्योर माई रैंक इन द फर्स्ट 300 100 जो भी है, राइट। इसलिए एनालिसिस ऑफ एग्जाम और एनालिसिस ऑफ माई प्रिपरेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज what we have to do throughout the year. Okay, now let me tell you what we are going to discuss in this video. The first thing that we are going to discuss is एग्जाम की स्टेजेस क्या है। जो नए बंदे हैं जिनको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जो है वो हम देंगे। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न के बारे में बताएंगे, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, मतलब what I need to achieve उसके बारे में, and then we are going to discuss about the actual strategy, है ना, कि मुझे क्या और कैसे करना है। So let's start. सबसे पहले let's talk about some basic technical aspects, जिस पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको किसके साथ डील करना है। तो सबसे पहला तो है रिटन एग्जाम। ओके, रिटन एग्जाम में ऐसा होता है भाई, सेम डे आपका पेपर होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2। मॉर्निंग 10 से 12 में आपका पेपर 1 होगा और 2 से 5 में होगा आपका पेपर 2। सेम डे, 2 घंटे का गैप आपको मिलेगा और 2 से 5 आपका पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है वो 2 घंटे का है और पेपर 2 जो है वो 3 घंटे का है, रिटन जो है। और पेपर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है 2 घंटे का, राइट। और आपका एक बार रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आने के बाद आपको फिर डेट आती है पेट, फिजिकल एग्जामिनेशन, और आपका मेडिकल, है ना। वो दोनों का आपको डेट मिल जाता है और उसके हिसाब से आपको फिर प्रिपेयर्ड रहना है। फिर वो जो सारी चीज़ें वो आपको आने वाले समय में बता दी जाएंगी, 100 मीटर 800 मीटर जो भी है, तो आपको प्रिपेयर करना है फिजिकल के लिए। फिर आपका मेडिकल होता है और उसके बाद जैसे कि यहाँ लिखा है कि ऑलमोस्ट कुछ 3 से 4 महीने बाद आफ्टर योर एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है कहीं ना कहीं उस ड्यूरेशन में, क्योंकि बीच में फिर मतलब एग्जाम होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल फिजिकल का डेट आएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो जाएगा। तो ये होता है आपका ओवरऑल वेरियस एग्जाम स्टेजेस। तो सबसे पहले रिटर्न होगा, जो आने वाला जो है वो शायद 6 अगस्त है, मतलब अक्टूबर में, सॉरी अगस्त में, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त बेसिकली। यहाँ आपका CPF का एग्ज़ाम है, सेम डे ये 2 पेपर होंगे। उसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका पेट और मेट का डेट आएगा और उसके बाद फाइनली आपका एंट्री होगा और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जाम। ओके,
या देन लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न, मतलब जब मॉर्निंग में मेरा पेपर 1 में तो उसमें क्या है, उसमें बेसिकली 125 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है। हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है, तो आपको 250 मार्क्स का टोटल पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में। वो जो पेपर है वो मॉर्निंग सेशन में होगा और वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं और उनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और जो आपको आंसर शीट मिलती है उस पर सर्कल करना है, राइट। ये जो पेपर 1 है, हर साल इस पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ओवरऑल जो कुछ नंबर ऑफ सीट्स है, फिर बच्चों का प्रिपरेशन का लेवल है, उसके हिसाब से कट ऑफ चेंज होता है। तो अभी 130 इज़ लाइक काइंड ऑफ कट ऑफ, जो कि जिसके ऊपर ही जो बच्चे हैं उन्हीं को अगला स्टेज जो है एग्ज़ाम का, मतलब फिजिकल मेडिकल के लिए कॉल आता है, मतलब उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो आउट ऑफ 250 ये अज्यूम करके चलो कि आपको 50% से तो ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तभी आप कट ऑफ से ऊपर। और सिर्फ 130 पे हमको रुकना नहीं है, मेरा टारगेट तो 150 ही होना चाहिए। कि भाई मुझे क्यों रिस्क लेना है, भाई मैं ये सोच के क्यों चलूँ कि कट ऑफ से जस्ट 1 मार्क भी ऊपर है तो अच्छा है। भाई अपना सेफ जोन में खेलना है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना सर, लेकिन कीजिए फिर। दूसरी बात यह है कि पेपर 1 इसलिए भी मुश्किल है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग मतलब क्या? 1/3 निगेटिव है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, नंबर ऑफ मार्क फॉर 1 क्वेश्चन इज 2। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और 1/3 निगेटिव है, तो अगर आप 2 into ये करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.66। तो आपके इतने मार्क्स जो है, अगर आपने एक सवाल का जवाब गलत दिया तो आपने जितने मार्क्स अब तक कमाए हैं उसमें से वो लोग ये काट लेंगे। पकड़ लीजिए, आपने 5 सवाल अब तक सॉल्व किए, उसमें से आपने 4 सही किए, तो आपको मार्क्स कितने मिले? 4 into 2 8 मार्क्स। आपने 5वां सवाल जो है वो गलत किया, तो उसका तो मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, वो तो 0 है। लेकिन आपने गलत किया, इसलिए एज अ पेनल्टी जो आपने अब तक मार्क्स कमाए हैं 8, उसमें से माइनस होगा 0.66 और आपका 5 क्वेश्चंस के बाद फाइनल टोटल क्या है? 7.33। लेकिन सर मैंने 4 सही किए तो 8 मिलने चाहिए, 8 मिलेंगे ना, लेकिन 5वां गलत किया ना, तो उसका पेनल्टी स्वरूप एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, उसका 1/3 मतलब 0.66 आपने अब तक के कमाए हुए मार्क्स से माइनस हो जाएंगे और आपके टोटल मार्क्स आफ्टर 5 क्वेश्चंस है 7.33। ऐसे टोटल 125 क्वेश्चंस में आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, उसका फाइनल कैलकुलेशन होकर आपको मार्क्स मिलते हैं। और इसीलिए CPF का जो पेपर है उसमें पेपर 1 का प्रिपरेशन जो है वो करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना ज़रूरी है। We'll talk about it later. So this is basically paper 1 where we have 125 questions, 250 marks, negative marking. इसका कट ऑफ हर साल चेंज होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा। वो आपसे दोनों चीज़ें एक ही दिन सबमिट करवा के लेते हैं, डोंट वेट फॉर इट, बट इट इज़ केप्ट असाइड। सबसे पहले आपका ये चेक होता है, अगर आप इसमें कट ऑफ से ऊपर हो तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं होता है। ओके, ये मॉर्निंग सेशन में होगा 10 से 12, ठीक है। उसके बाद फिर सेम डे 200 मार्क का एक पेपर है, दैट इज पेपर 2। पेपर 2 में देयर इज एन essay which you have to write. There are 4 essays that you have to write. Then there are 2 arguments that you have to write. Then there are 2 reports, report writing है। उसके बाद एक प्रेसी है, एक कॉम्प्रहेंशन है और 25 मार्क का ग्रामर है। ये 6 कंपोनेंट्स है पेपर 2 के, जो आपको 3 घंटे में लिखने हैं और उसके बदले में आपको 200 मार्क्स जो है टोटल, उसमें से कितने मार्क्स मिलेंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, सेम डे आफ्टरनून सेशन पे होता है, राइट। इसका कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप देख लो कितना है, ठीक है। 200 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% कुछ होंगे, तो 65-70 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग है। लेकिन मैंने अपना टारगेट वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो UPSC बताती है उससे कहीं ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई नहीं होना है ना, मुझे तो फाइनल लिस्ट में आना है। तो फाइनल लिस्ट में आना है तो मेरे लिए अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का टारगेट होना चाहिए 85 आउट ऑफ 200। और जिस तरह से अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, तो पेपर 2 में 85 लाना इसेंशियली है, तो ही आपका रिटर्न क्लियर होगा। सिर्फ आपने ये वाला कट ऑफ क्रॉस कर लिया और यहाँ भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लेके आ गए, तो
फाइनल लिस्ट में आपका नाम आने नहीं वाला है ना, आपने बस कट ऑफ क्रैक कर लिया है ना। अगर गलती से आपको फिजिकल मेडिकल का कॉल आता भी है तो भी देयर इज़ नो यूज़, क्योंकि आपके मार्क्स कम है। तो अच्छे मार्क्स दोनों पेपर में आपको लाने हैं, देन यू कैन इंश्योर योर सिलेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। यहाँ हमने सिलेबस प्लस एक ऑन एन एवरेज हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं उस सिलेबस से, उसके बारे में बात की है। अगर आप यहाँ देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम साइंस, एंड दिस साइंस इज नॉट करंट अफेयर बेस्ड साइंस, इट्स नॉट साइंस एंड टेक, इट्स प्योर साइंस। यहाँ एक्चुअली सिविल सर्विस के एग्जाम से आपका CAPF का पेपर जो है वो अलग साबित होता है। नॉर्मली सिविल सर्विसेज में प्योर साइंस को ना पेपर 1 में उनके जो प्रीलिम्स होता है ना वहाँ वेटेज है, ना एक्चुअली जो मेंस एग्जाम है वहाँ भी वेटेज ज़्यादा नहीं है। साइंस एंड टेक को वहाँ वेटेज है, बट CAPF में एक्चुअली आपका जो प्योर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 28, सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस। देन कम्स हिस्ट्री। हिस्ट्री में तीनों चीज़ें आएंगी, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट। ऑन एन एवरेज मार्क्स 20, और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट भी करना है, मिडिल भी करना है, मॉडर्न भी करना है। इस साल उन लोगों ने लास्ट एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मॉडर्न के पीछे पूछे, बाकी एंशिएंट और मिडिवल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। सो तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, सेम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। देन कम्स करंट अफेयर्स विच इज़ इंपॉर्टेंट, जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग मोर, समटाइम्स दे आर आस्किंग 8, समटाइम्स दे आर आस्किंग 6। तो इकोनॉमी पहले इतना नहीं पूछते थे, 2-3 सवाल पूछते थे, लेकिन अभी दे आर आस्किंग मोर। तो दैट इकोनॉमी क्वेश्चंस, मतलब देखो करंट अफेयर बेस्ड जो इकोनॉमी पूछते हैं ना, वो तो अलग बोल रहा हूँ मैं, वो तो पूछते ही है, लेकिन प्योर इकोनॉमी जो आपको NCERT से पढ़ना है बस, वहाँ से भी वो सवाल पूछ रहे हैं। सो 6 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम इकोनॉमी, 15 to 18 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम पॉलिटी। इस साल पॉलिटी का कम था, लेकिन नॉर्मली पॉलिटी पूछते हैं, 15 से 20 के आसपास पूछते हैं। एक्चुअली पॉलिटी जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बराबर ही है, कभी कभी सवाल कम पूछते हैं। एवरेज 15 to 18 क्वेश्चंस होते हैं। एंड फिर आपका है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जिससे आते हैं आपको 18 क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसा अगर आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 125 क्वेश्चन जो है आपके इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। या एक ऑन एवरेज पिछले कुछ 10 सालों का निकाल के ये बताया गया है, पिछले मेनली पिछले 5 सालों का, है ना। लेकिन ओवरऑल इनका वेटेज क्या है, तो प्योर साइंस का वेटेज ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली एप्टीट्यूड, राइट। तो पेपर 1 में आपको ये सब पूछा जाएगा अलॉन्ग विद करंट एंड इकोनॉमी। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ एक्चुअली यहाँ लिखा है सिलेबस, बट वी आर नॉट टॉकिंग एक्चुअली सिलेबस हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर कैसा है ना। क्योंकि पेपर 2 का अपना कोई सिलेबस नहीं है। पेपर 2 के लिए जो कंटेंट है वो आपको पेपर 1 से ही मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ कंटेंट मेरे पास होके काफ़ी नहीं है, मुझे उसको कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके पेपर 2 में अच्छे से लिख पाऊंगा। तो पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। सबसे पहले है एसे। एसे इज द ओनली क्वेश्चन इन दिस एग्जाम जहां आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखने का परमिशन है, और एसे इज द ओनली क्वेश्चन इन दिस एग्जाम जहां आपको 6 में से 4 कोई भी एसे लिखने की सुविधा है, छूट है। इसके आगे जो सारे क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी बात कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखना है। बस एसे में आपको छूट है कि आप हिंदी में लिख सकते हो, और 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ईच एसे इज फॉर 20 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 80, आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व 4। उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट, या कंपलसरी आपको इंग्लिश में लिखना है, हाँ, और ऐसे में वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स का, कंपलसरी वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स। आर्ग्यूमेंट में एक्चुअली वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो सेम है, पर आर्ग्यूमेंट 20 मार्क्स, लाइक ऐसे पर ऐसे 20 मार्क्स। तो हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि मोटा मोटा हम लोगों को उतने ही वर्ड्स में आर्ग्यूमेंट लिखना है, और आर्ग्यूमेंट में हमको फेवर और अगेंस्ट दोनों लिखना होता है। वो कैसे लिखना होता है वो बताएंगे उसके बारे में, लेकिन दिस इज आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ओके। सो 2 क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट राइटिंग के हैं, कंपलसरी है, दोनों के दोनों लिखने हैं और इंग्लिश में ही लिखने हैं। देन कम्स रिपोर्ट राइटिंग, कंपलसरी इंग्लिश में लिखने हैं, और ईच रिपोर्ट इज फॉर 10 मार्क्स, ईच रिपोर्ट इज फॉर 10 मार्क्स। ये भी आपको कंपलसरी इंग्लिश में लिखना है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि एक रिपोर्ट आप एटलीस्ट 200 वर्ड्स में लिखो, एक रिपोर्ट आप 200 वर्ड्स में लिखो। प्रैक्टिकली वो 180 to 200 के बीच में जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वाला भी तो फैक्टर है जो हमको कवर करना होता है। उसके बाद आता है प्रेसी, जो कि 15 मार्क का है। एक बड़ा पैराग्राफ आपको मिलेगा जिसको आपको 1/3 करके लिखना है, सारांश लेखन जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रेसी, है ना, वो होता है। उसके बाद फिर होता है कॉम्प्रहेंशन,
20 मार्क्स का है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन तो हम लोगों को पता है, 10th 12th में भी कॉम्प्रिहेंशन होता था इंग्लिश के सब्जेक्ट में। एक पैराग्राफ मिलता था, उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और वो क्वेश्चंस के आंसर्स हमको लिखने थे। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ग्रामर। कुछ 25 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, है ना, जिसमें फिर आपको चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच एंड अदर स्टफ जो है वो आपको उसमें पूछा जाता है। तो उसका प्रिपरेशन आपको करना है, 25 मार्क्स के लिए होता है। ये ओवरऑल मिलके बनता है पेपर 2। ग्रामर का प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन अगर छोड़ दे, क्योंकि प्रेसी तो वहाँ आपको दिया गया है इनपुट, आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि उसको 1/3 कैसे बनाना है। सेम गोज विद कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने हैं। और ग्रामर तो कंप्लीटली टेक्निकल पार्ट है। लेकिन ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करते हैं, 80 + 40 120 + 20 140 मार्क्स, इसके लिए जो कंटेंट है वो आपको पेपर 1 से ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ कंटेंट से नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ एग्जाम। एक बार आप एसे राइटिंग सीख गए, आर्गुमेंट राइटिंग सीख गए, रिपोर्ट राइटिंग सीख गए, दिस नेक्स्ट 3 कैन बी डेफिनेटली मैनेज्ड। दिस नॉट अ वेरी बिग डील। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, राइट। Okay, now see, I was talking about the preparation in the initial stage of this video. Now let's talk about this properly. When I say my preparation is 100%, इसका मतलब ये निकलना चाहिए जो यहाँ नीचे लिखा है। अगर आप जो बोल रहे हो उसका मतलब ये नहीं होगा, then you are not 100% prepared. वो आपको लगता है कि I am prepared, but you are not. Okay, so the first and obviously very important part that you are having books, you read them. Right, you read them, you understand them, even you make notes, right, and you cover the whole syllabus, which covers the 50% of your preparation. आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी आपके रेफरेंस बुक होंगे, NCERTs जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, वो आप पढ़ रहे हो। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत सर का किताब पढ़ रहे हो, yes, definitely important, you are making notes, है ना, that is 50% of your preparation. उसके बाद जो है ये चीज़ जो बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं हैं, और अगर करते हैं तो वो ये सोच के चलते हैं कि एक बार सब कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ रिवाइज करूँगा। अबे तो जो कुछ पढ़ेगा वो तू 1 महीने के अंदर भूल जाएगा। जब तू रिवीजन करने बैठेगा तो सब कुछ नया लगेगा। ऐसे नहीं करते रिवीजन। तो लेकिन रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। वो कैसे करनी है, विल टॉक अबाउट इट, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। देन कम्स टेस्ट्स। ट्रस्ट मी, लेट इट बी पेपर 1, लेट इट बी पेपर 2, दिस टेस्ट, जॉइनिंग टेस्ट सीरीज इज सो इसेंशियल। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमको सॉल्व करना ही है, क्योंकि वो 20%, सी इट्स अ बिग डील ना। किसी भी प्रिपरेशन का अगर 20% हिस्सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो उसका इंपॉर्टेंस कितना है आप समझो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बोथ पेपर 1 पेपर 2, अंदाज़ा लेने के लिए कि कैसे क्या पूछ रहे हैं, राइट। सो इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नेसेसरी, राइट। तो लेकिन रिवीजन करना और बहुत सारी मॉक टेस्ट सॉल्व करना, लेट दैट बी पेपर 1 और पेपर 2, इज़ वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ our preparation. Okay, yeah, so with all this, now that we have the technical aspect जो है वो हम लोगों के पास अभी है कि भाई चलो सर, ये एग्ज़ाम की स्टेजेस है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इसको करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमने टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस किए, उसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, सर आपने ये कवर नहीं किया, ये चीज़ मुझे सुननी थी। तो आप डेफिनेटली मुझे सवाल कमेंट बॉक्स में पूछो कि सर ये हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो नहीं दी गई है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली वी कैन मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, राइट। जस्ट आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर योर इशूज़ आर, दैट विल बी कवर्ड। ओके, सो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लिखो एंड विल बी कवरिंग दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सीधी बात, मैं हूँ, मुझे करना है, बताइए क्या करना है। लेट्स टॉक अबाउट इट डायरेक्टली। दिस इज पेपर 1, दिस पेपर 1। जो रिकमेंडेड बुक्स है उनमें से पेपर 1 को पढ़ना है, ठीक है। जो NCERT है, लक्ष्मीकांत है, उसके लिए ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो बनाया है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पकड़ लीजिए, मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एक डेली रूटीन के एंगल से मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि नाउ दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ दिस फॉर 300 डेज, आपके पास इतने सारे दिन हैं, आखिरी के कुछ दिन जो है वो आप स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए रख दो क्योंकि वो एक अलग रिवीजन भी करनी होती है, बहुत सारे पेपर भी सॉल्व करने होते हैं, अलग ही प्रेशर वो होता है। तो पकड़ लीजिए, मेरे पास कुछ एक 250 डेज़ है जिसमें मुझे एक्चुअली पूरा करना है। तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि ओके, मैं ये रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली, देखिए क्या है,
मैं खुद ये सोचता हूँ, थोड़ा एग्जाम के एंगल से सोचो। एग्जाम में ऐसा है क्या कि पॉलिटी के क्वेश्चंस का ही एक अलग पेपर है, फिर हिस्ट्री का अलग पेपर है, वो सब कुछ कंबाइन करके पूछते हैं। तो जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं सब कुछ कंबाइन क्यों ना करूँ फिर पढ़ते वक्त? मतलब मैं पॉलिटी भी थोड़ा पढ़ूँ, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ूँ, थोड़ा ज्योग्राफी भी पढ़ूँ, क्यों? मतलब ये जो डिबेट है ना कि सर एक सब्जेक्ट लेके पूरा खत्म करता हूँ फिर दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ, चलेगा, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आपको सवाल पूछते हैं तो पॉलिटी भी पूछते हैं, हिस्ट्री भी पूछते हैं, ज्योग्राफी भी पूछते हैं। लाइक दे आस्क यू 5 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी देन 10 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, आई अंडरस्टैंड दैट। ऐसा भी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा पॉलिटी पूछते हैं, फिर थोड़ा हिस्ट्री, फिर थोड़ा ज्योग्राफी, फिर थोड़ा साइंस, फिर करंट अफेयर्स, और फिर जाके फिर पॉलिटी, फिर थोड़ा ज्योग्राफी, ऐसा करते हैं। तो सब कुछ वो अगर मिक्सचर पूछते तो मैं पढ़ाई करते वक्त मिक्सचर क्यों ना करूँ? हाँ अच्छा है, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट लेके एक साथ बैठ जाऊंगा ना तो ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसका जो गोल्डन मीन है वो क्या है पता है क्या? 2 सब्जेक्ट पैरेलल ले लो, 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेना अच्छा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिया मैंने, पॉलिटी हिस्ट्री ले लिया, है ना। जो कॉम्बिनेशन आपको ठीक लगे, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उससे शुरुआत करो। पहली बात तो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए यार प्रिपरेशन। मैं कितना भी बात करूँ, करना आपको है, बैठना आपको है। बैठते हैं तो 2-4 दिन अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखता है, उसके बाद मन नहीं करता करने का, जान पे आता है, लगता है छोड़ो सो जाओ, बहुत कर लिया, फिर करेंगे, बाद में देखेंगे, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो डेली रूटीन में ऐसा होना चाहिए कि 2 पेपर जो है, 2 कोई भी सब्जेक्ट्स, हाँ, लेट दैट बी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, एक हिस्ट्री ले लिया और एक ज्योग्राफी ले लिया। जो बुक्स है उसमें से पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग ना बहुत ही शांति से, बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि एग्जाम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पेपर आप देखते रहो, प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समझ के शांति से पढ़ो कि ऐसा क्यों है, आस्क क्वेश्चंस देयर, ये क्यों नहीं लिखा है यहाँ। क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, आप जो पढ़ रहे हो ना उसके आगे जाके अभी यूपीएससी सवाल पूछ रही है। तो मुझे लगता है सर ये आप आगे जाके क्यों पूछ रहे हो? वो अज्यूम करते हैं कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, पकड़ लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरी क्यूरियोसिटी जिंदा है कि नहीं, तो कोई चीज़ नहीं दे रखी है तो मैं जाके थोड़ा गूगल करता हूँ ना। वो तभी मैं करता हूँ जब मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि हाँ क्या है भाई, ये क्या फिनोमिना है ये, अच्छा ये इस तरीके का फंडा है क्या, अच्छा तो ये क्यों ऐसा है, उसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या। बहुत टाइम नहीं देना है, लेकिन थोड़ा उसको उसके अंदर घुसना है, थोड़ा डेप्थ आना चाहिए। तो अच्छे से 2 सब्जेक्ट का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। रोज़ अपने आप को एक स्पेसिफिक टारगेट देता हूँ कि इतना मुझे खत्म करना है। कितने 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 चैप्टर्स है इसमें, इतने चैप्टर्स है, ओके, मुझे एक 20 दिन में इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, तो रोज़ मुझे कितने चैप्टर करने चाहिए, ओके, लेकिन पैरेलली मुझे ज्योग्राफी भी करना है, उसके कितने हैं, अच्छा ये तो मुझे इतने करने चाहिए। और फिर अपने आप को स्ट्रेच करके, तो एक बार टारगेट देता हूँ, उसके बेसिस पे नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करो ना। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, लेकिन वो लिमिटेशन हमने ही डिसाइड किया है, यू कैन डेफिनेटली ओवरकम देम। टारगेट दो, उसको पूरा करो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेली हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कर रहा हूँ, इसके कुछ 2 चैप्टर देख लिए, इसके कुछ 2 चैप्टर देख लिए, आई एम गोइंग लाइक दैट। नेक्स्ट डे व्हाट आई एम डूइंग, नेक्स्ट डे आई एम रिवाइजिंग दिस 2 चैप्टर्स फर्स्ट, एंड देन जो न्यू टॉपिक्स है वो, हाँ। अब इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हो, और वो करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। सिर्फ वही वही करते ना तो एक लिमिट के बाद बोर हो जाता है। फिर मैं कभी कभी सिर्फ मैपिंग करता हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, कहा क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। फिर थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख रहा हूँ, और थोड़ा मैथ्स भी सॉल्व कर रहा हूँ बीच बीच में, एवरी डे नहीं, लेकिन एटलीस्ट अल्टरनेट डे, एवरी 2 अल्टरनेट डेज कर सकते हैं। इस तरीके का वीकली प्लानिंग बनाना चाहिए। वीकली प्लानिंग कभी कभी नहीं बना पाते हैं बच्चे, बोलते हैं कि सर प्लानिंग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सर प्लानिंग बना के सब कुछ बिगड़ जाता है। प्लानिंग बना के बिगड़ता होगा, लेकिन प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और प्लानिंग बनेगा तो 2 बार बिगड़ेगा, 4 बार बिगड़ेगा, 5वीं बार थोड़ा तो सही आएगा, 6ठी बार और बेहतर आएगा। वैसे आपको बता दूं, एवीकेएस आपके लिए हर वीक एक प्रॉपर शेड्यूल देता है। जिनको लगता है कि सर मुझसे वो प्लानिंग होता नहीं है, समझ भी नहीं आता कितना करना चाहिए, तो एवीकेएस आपको एक प्रॉपर वीकली रेडीमेड प्लान देता है फॉर पेपर 1 पेपर 2। आपको बस एवीकेएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो यू कैन गेट दैट प्लान एंड दैट्स वेरी नाइस। तो मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा 2 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन एवरी डे आई एम रिवाइजिंग इट। अब लेकिन सर आप बोलोगे, लेकिन अभी जैसे कि मैंने अभी ये आज किया 1 तारीख को, 2 तारीख को मैंने इन 2 चैप्टर्स को रिवाइज किया, न्यू लिया, तो 3 तारीख को क्या करूँ, ये सारा का सारा रिवाइज करूँ? नहीं, जो कल किया है ना उसको बस आज रिवाइज करो। एवरी डे रिवाइज वॉट एवर डन इज येस्टरडे, वॉट एवर आई हैव डन येस्टरडे। हर 7 दिन बाद इसके लिए फिर एक डायरी चाहिए जहाँ आप लिख रहे हो कि आज करना क्या है, और सेकंड हाफ एक डायरी के 1 पेज के भी 2 हिस्से बनाने चाहिए। फर्स्ट
हिस्से में लिखा कि क्या करना है, सेकंड हिस्से में एक्चुअल कितना कवर किया, कभी कभी नहीं होता है कवर। और हमेशा देखते रहो कि ओके आज मेरा 7th डे है, तो फर्स्ट डे पे क्या किया था, सेम 1 महीने बाद 1 महीने पहले का, मतलब धीरे धीरे एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि जब आपका प्रिपरेशन 1 महीने से ऊपर चला जाएगा तो आप रोज़ क्या कर रहे हो, सुबह उठ के कल मैंने क्या किया उसका रिवीजन करना, 7 दिन पहले क्या किया था उसका रिवीजन करना, और 1 महीने पहले क्या किया था उसका रिवीजन करना, उसके बाद नया टॉपिक लिख लेना। इसका फ़ायदा क्या है, ये जो पैरेलल रिवीजन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। मैं पढ़ लूँगा उसके बाद रिवीजन करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आप करो। पैरेलल क्या कर सकते हो, इसके मैपिंग कर सकते हो, करंट अफेयर्स कर सकते हो, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हो। ये इसलिए करना है क्योंकि कुछ कुछ लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है, और मैथ्स कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक रात में कर लो, मैथ्स कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, मैथ्स भी पेपर 2 की तरह प्रैक्टिस की चीज़ है। तो वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा रोज़ करेंगे तो उस पर पकड़ आ जाएगी। करंट अफेयर्स कभी कभी मज़ा आता है पढ़ने के लिए, अलग अलग होता है, डाइवर्सिफाइड, तो वो पढ़ो, मैपिंग करो, है ना, तो आपका इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है डेली रूटीन में। डेली रूटीन में आपको इसके अलावा थोड़ा सा प्रिपरेशन पेपर 2 का भी करना है रोज़। इनिशियल फेज में आप अल्टरनेट डे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पेपर 2 भी पैरेलली करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2 नाउ। ये पेपर 1 हो गया, और पेपर 1 में और एक है, लाइक एज आई टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सेम गोज विद पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। करंट अफेयर्स तो आप पैरेलली पढ़ रहे हो। साइंस कुछ कुछ लोगों को बहुत मुश्किल जाता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं उनको वो बहुत ही लगता है सर ये क्या है, लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई। यार 30 सवाल पूछ रहे हैं, आप पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते। कुछ नहीं हो रहा ना, तो वर्स्ट केस में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आप करो ही करो। दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट मैंने पैरेलल कर लिए, और ऐसा भी करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना है। पकड़ लो वो कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक 50% हो गया सिलेबस, लेकिन अभी मन नहीं करता वो पढ़ने का, तो छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखना यार, ये जो एग्ज़ाम है ना, सॉरी, ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है दैट इज़ मी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो मैं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया था वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ तो मैं कैसे उसको छोड़ के आगे चलूँ। मेरा पढ़ाई एफिशिएंटली होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो मैंने डिसाइड किया वो पूरी तरह से खींच हुई। कमिटमेंट मैंने अपने आप को दिया है तो उसको पूरे करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के बाद थोड़ा सा माइंड बोल रहा है कि मुझे नहीं करना है, तुरंत अगले 2 सब्जेक्ट लो, पॉलिटी लो, इकोनॉमी लो, पॉलिटी लो, साइंस लो, कोई नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट लो और उसका प्रिपरेशन शुरू करो। 8-15 दिन बाद वहाँ से भी पक गए तो वापस हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लो, थोड़ा उसमें मूड आएगा, मज़ा आएगा। बीच बीच में मैपिंग है, करंट अफेयर्स है, मैथ्स है। ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन, है ना। आई हैव टू मेक श्योर कि आज का मेरा जो दिन है वो 6 अगस्त के लिए काम आना चाहिए, मतलब एग्जाम का जो भी डेट होगा 1st संडे ऑफ अगस्त के लिए काम आना चाहिए। वैसा नहीं हो रहा है तो मैं बस अपने आप को खींच रहा हूँ और पता नहीं, आई एम जस्ट फूलिंग माई सेल्फ, आई एम फूलिंग द वर्ल्ड, लेकिन आई एम फूलिंग माई सेल्फ टू। सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रोसेस। आपका खुश रहना, आपका उत्साही रहना, है ना, एनकरेज रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर थोड़ा चेंज लाना है यू कैन, ऐसा लग रहा है कि एक सब्जेक्ट सही जा रहा है लेकिन दूसरे में मन नहीं लग रहा, तो एक सब्जेक्ट शिफ्ट करो, है ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर रहे हो और लगता है कि यार ये ज्योग्राफी कर करके पक गया, तो इसको ज़रा साइड में ले लो और उसकी जगह पॉलिटी लेके आओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस ज्योग्राफी करना तो सब कुछ है ही, बट यू कैन जस्ट स्विच सो दैट आपका टेम्पो बना रहे। और इस सब के पैरेलल में, मतलब ये सब तो आपको पेपर 1 में करना है। इसके अलावा आपको और भी कोई भी डाउट है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन जनरल, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली एड्रेस दैट इशू। तो इस तरह से आपको पेपर 1 करना है थ्रू आउट द ईयर। और ऐसा है कि आपका अगर अभी से आप करते हो तो मार्च तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप पैरेलल रिवीजन कर रहे हो तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन फ़ायदा क्या है, हम पैरेलल रिवाइज, देखो आपको लगता है सर नहीं हमारा तो फरवरी तक खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ कि रोज़ आप कल जो किया वो, 7 दिन पहले किया वो, 1 महीने पहले किया वो रिवाइज करो, एंड कीप ऑन डूइंग दैट। उसके बाद जब ऐसे हो जाएगा 3 मंथ्स हो जाएंगे तो 3 महीने पहले जो किया था वो, 1 महीने पहले किया था वो, 7 दिन पहले किया था वो, और उसके बाद कल जो किया वो, इतना सब रिवाइज करना है, फिर नया करना है। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा कि रिवीजन वाला स्पैन बढ़ेगा, नया करने के लिए कम स्पेस मिलेगा। इसलिए फिर क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ मेरे साथ है। ये नहीं है कि 2 महीने पहले पूरा हिस्ट्री खत्म किया था लेकिन आप जब रिवीजन करने बैठा तो सब कुछ नया लग रहा है। ये होना बहुत भयंकर होता है, क्योंकि उस वक्त वो फीलिंग आता है कि ये 2 महीने पूरा वेस्ट हो गया मेरा। तो अप्रैल तक भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मीनवाइल फिर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखना है टेस्ट सीरीज पेपर 1 का।
इनिशियल फेज़ में वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो सब्जेक्ट वाइज होगा, सेक्शन वाइज होगा, फिर भी वो देते रहना है, PYQs देखते रहना है ना। सो दिस इज़ पेपर 1 प्रिपरेशन। इसके पैरेलल आपको करना है पेपर 2। इसके पैरेलल करना है पेपर 2 में आपको सबसे पहले तो लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग यार, स्टार्ट राइटिंग। सिंपल टॉपिक लो, सिंपल बेसिक टॉपिक लो, लिखना शुरू करो। अपने स्कूल के बारे में लिखो, कोई सिनेमा देख के आए उसके बारे में लिखो, कोई ट्रिप पे गए थे उसके बारे में लिखो। स्टार्ट राइटिंग, फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सबसे पहले तो आदत लगाओ अपने आप को, एक जगह पे बैठ के मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर 2 के लिए सेपरेट वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि पेपर 2 के लिए कैसे क्या करना है, अभी से पेपर 2 शुरू करने की ज़रूरत क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2 इन डिटेल देयर। लेकिन सबसे पहले लिखना शुरू करना, उसके बाद जो बेसिक स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनको लिखना। ऐसे आर्ग्यूमेंट, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे जाने चाहिए वहाँ, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑन एन एवरेज पर ऐसे 20 में से 5-6 मार्क्स तो सबको मिलेंगे, लेकिन मुझे 8, 9, 10, 11, 12 तक जाना है तो आई हैव टू स्ट्रेच माई सेल्फ मोर ना। थोड़ा खींच लूँगा तो 7-8 तक भी आ जाऊँगा, लेकिन 10-11 तक आना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसकी शुरुआत अभी से करनी है, क्योंकि पेपर 2 इज अ स्किल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ओवर द नाइट वो प्रिपेयर नहीं होता है। ओवर द नाइट आप एक नाइट मार के आप 1 मंथ का करंट अफेयर भी पूरा खा जाओगे, लेकिन पेपर 2 का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। कंटेंट सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, इट टेक्स टाइम। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज स्टार्ट राइटिंग नाउ इटसेल्फ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इटसेल्फ। थोड़ा बेसिक से स्टार्टिंग शुरू करो, फिर स्टैटिक टॉपिक्स लो, उसके बाद थोड़े से यूपीएससी के जो करंट टॉपिक्स हैं उनको आप ले सकते हो। सेम गोज विद आर्गुमेंट राइटिंग, है ना। पेपर 2 का क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए एज आई टोल्ड यू स्पेसिफिक वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके अलावा हाउ टू स्कोर 100+ इन पेपर 2 का एक वीडियो ABKS का मेरा खुद का वीडियो है, जिसमें प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है। 2 पार्ट में वो वीडियो है, ऐसे राइटिंग में क्या करना है, आर्गुमेंट राइटिंग में क्या करना है। सो गो थ्रू दैट, यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दैट वीडियो, राइट। बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैंने लास्ट स्लाइड्स में पेपर 1 के बारे में बात किया, वो पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन पैरेलल होना चाहिए। पेपर 1 के अंदर हमने बात किया कि आप जो 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, है ना, 1+1, उसके अलावा करंट अफेयर भी पैरेलल कर रहे हो, थोड़ा मैपिंग भी कर रहे हो, थोड़ा मैथ्स भी कर रहे हो, फिर टेस्ट भी लिख रहे हो, और इसके साथ पैरेलली आप ये चीज़ें कर रहे हो। एटलीस्ट अल्टरनेट डे 2 घंटा दो, एटलीस्ट अल्टरनेट डे पेपर 2 के लिए 2 घंटा दो। मतलब मैं तो बोलता हूँ रोज़ देना चाहिए, लेकिन अल्टरनेट डे तो दो। जब आप लिखते हो बैठ के, पता है बहुत बार तो ऐसे हो जाता है कि एक टॉपिक ले लिया और कुछ नहीं आ रहा। और ऐसा मत करो कि टॉपिक ले लिया तुरंत गूगल कर रहे हो और फिर जाके लिख रहे हो, क्या फ़ायदा है। मैं जानता हूँ कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रिपरेशन बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो अपने आप इन्फॉर्मेशन जमा होगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर होता है, कुछ क्रिएटिविटी अंदर होती है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो बढ़ेगी भी नहीं। जो चीज़ें भगवान ने दी है ना, वो चीज़ें जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा मिलती है, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए कहाँ स्पेस मिलेगा। पेन और पेपर लेके बैठो शांति से, आप सारे गैजेट्स को साइड में रख दो, सब कुछ साइड में रख दो, और अपने आप से पूछो कि ओके ये टॉपिक है, क्या क्या सोच सकता हूँ मैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में लिख सकता हूँ, उसके बारे में कितना लिखता हूँ, कितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो छोड़ दो, लेकिन मेरे दिमाग में कौन कौन से डाइवर्स इश्यूज़ आते हैं उसके बारे में तो एटलीस्ट सोचना चाहिए। तो इस एंगल से हमें देखना है और पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है, राइट। सो पेपर 1 पेपर 2 हम लोगों को पैरेलल करना है, ट्रस्ट मी। सो सीक्रेट क्या है, चीज़ों को पैरेलल करना विदाउट गेटिंग प्रेशराइज्ड। 2 सब्जेक्ट पैरेलली, उसके साथ साथ बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए कभी मैपिंग कर लिया, कभी थोड़ा करंट पढ़ लिया, बिल्कुल प्रेशर लिए बिना थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो बाद में प्रेशर खड़ा नहीं होता है। हम लोग ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिर वो जमा होते रहता है। सर मेरा 5 महीने का करंट रह गया, अरे मजाक है क्या, क्यों रह गया, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा कर लेता तो सारा का सारा नहीं हुआ, लेकिन एक 50% सर मेरा सब कुछ हो गया है, बाकी 50% थोड़ा बाकी है, वो कर लूँगा। 3 महीने का पूरा हो गया है, 2 महीने का 50% बाकी, तो लोड कम होता है। लेकिन सडनली पूरा का पूरा करना है, वी आर नॉट लाइक मशीन्स ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो वो पूरा जाता भी नहीं है अंदर, याद भी नहीं रहता है। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, उसको पेपर 2 में इस्तेमाल करते रहना है। फिर यहाँ जो पढ़ लिया उसको ये जो लिख रहे हैं वहाँ इस्तेमाल करना है। कुछ रिलेवेंट होगा, कुछ इररिलेवेंट होगा, फिर किसी को देना है चेक करने के लिए, और चेक करने के लिए देना है तो यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट सीरीज, जो कि अगेन वेरी वेरी इसेंशियल। जो भी मैं यहाँ पढ़ता हूँ वो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या सही से प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो किसी ने इवेलुएट करना चाहिए, कोई इवेलुएट करके देगा तो इट विल बी मच बेटर फॉर मी।
राइट. सो दिस इज हाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2. और इस तरह से जब मैं पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन पैरेलल करता हूँ, राइट, दिस इज हाउ आई प्रिपेयर फॉर CAPF. सो व्हाट वी कैन डू इज इन ऑल दिस सिनारियो, अगर आपको लगता है कि सर इफ यू आर देयर देन वी कैन प्रिपेयर वेल, देन लेट्स वर्क टुगेदर एंड वी कैन यू नो मेक वंडर्स, राइट. पेपर 2 जो है, आई माई सेल्फ डील हियर इन एवी केस, राइट. सो वी कैन वर्क टुगेदर एंड मेक अ डिफरेंस, राइट. So this was all about the preparation of paper 1 and paper 2. I would just like to say कि please do subscribe and whatever problems you are having, whatever questions you are having, comment section में लिखो. Those will be addressed and based on that, if we really think कि yeah something is there, we can really make a new video for you, right? So whatever it is, please do comment. So this was overall preparation for CAPF 2024, जिसमें हम लोगों ने overall बात की. So whatever issues you have, let us know, right? And start preparing. We are with you. आप यहाँ जो भी बोलोगे वो हम आपको एड्रेस करेंगे यूट्यूब पे, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट, राइट, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग.